जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड होता है, यानी कि पिछले 5 सालों में जो जुडिशरी के एग्जाम में आया है वहीं से टॉपिक चुनकर लाते हैं और उसी पर हम वीडियो बनाते हैं। उसी के क्रम में आज आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक है रेस जुडिकाटा, जो कि दिया गया है सेक्शन 11 कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908 में, जिसको कि हम शॉर्टकट में सीपीसी भी बोलते हैं और जनरल भाषा में हम बोल देते हैं सिविल प्रोसीड्यूर 1908। उसी का सेक्शन 11 डील करता है किससे? रेस जुडिकाटा से। रेस जुडिकाटा, देखिए रेस और जुडिकाटा इन दोनों को अलग कर दिया जाए, दो वर्ड बनता है, एक रेस एक जुडिकाटा। रेस का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर और जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। अगर इक्वल टू किया जाए तो क्या होगा? वह सब्जेक्ट मैटर जो डिसाइड कर दिया गया है उसी को बोलते हैं रेस जुडिकाटा। ठीक, जुडिकाटा मतलब डिसाइडेड, रेस मतलब सब्जेक्ट मैटर, वह सब्जेक्ट मैटर जो डिसाइड हो गया, ये हो गया रेस जुडिकाटा। अब आगे बढ़ते हैं। No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties। जो पहले वाला केस था सेम पार्टीज के बीच में, कैसा केस? या तो वो डायरेक्टली मिल रहा है केस से या फिर आंशिक रूप से मिल रहा है, यानी कि पूर्णतः केस सेम है या फिर इनडायरेक्टली सेम है, आंशिक रूप से वह केस सेम है, तो कोर्ट उसको ट्राई नहीं करेगा, कोई भी कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगा यदि वह सेम पार्टीज के बीच में था तो, पार्टी सेम है तो, या फिर कोई ऐसा पार्टी है अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। इसका मतलब यह है कि मान के चलिए अगर आपके पिताजी केस हार जाते हैं और आप फिर से एक फ्रेश सूट लेके चल जाते हैं कि पार्टीज तो चेंज हो गया, नहीं, पार्टीज चेंज नहीं हुआ, आपके पिताजी हारे इसका मतलब आप भी हार गए। ठीक है, यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, यानी कि टाइटल सेम हो। उसके बाद कोई ऐसा कोर्ट जो कॉम्पिटेंट हो उस सब्सिक्वेंट सूट को देखने के लिए, ठीक है, जो कि आगे में जो मतलब पहले रेज किया गया है, ठीक है, जो कोर्ट में रेज किया गया है वो भी कॉम्पिटेंट है और जो फॉर्मर कोर्ट था वो भी कॉम्पिटेंट था, देखा गया था, मतलब देख सकता था केस को। एंड हैज बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। यहाँ पर हियर्ड का मतलब सिर्फ सुनना नहीं, हियर्ड का मतलब लॉ में होता है दोनों पक्षों को सुनना, और फाइनली डिसाइड कर दिया गया सच कोर्ट। यहाँ सच कोर्ट कौन है? कॉम्पिटेंट कोर्ट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, अगर इसी में आप चुने तो कंडीशन सबसे पहले क्या हो जाएगा? सेम पार्टीज, ठीक है, रेस जुडिकाटा अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम पार्टीज, उसके बाद सेम टाइटल, उसके बाद कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है, और कैसा होना चाहिए? हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। कैसा कोर्ट? कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया। ये है कंडीशन, जो आपको येलो येलो दिख रहा है, ये सब कंडीशन है रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होने के लिए। जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। आइए, एक्सप्लेनेशन 1। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट shall denote a suit which has been decided prior to a suit in a question whether or not it was instituted prior thereto। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम फॉर्मर सूट उसको बोलेंगे जो पहले डिसाइड हुआ है, ना कि पहले इंस्टीट्यूट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस है जो आपने, आज कितना तारीख है? आज है 3 तारीख। एक केस 3 तारीख को फाइल होता है, एक केस 2 तारीख को फाइल होता है, दोनों फरवरी है, ठीक है। तो जो 2 वाला केस था वो आज भी पेंडिंग है और जो 3 वाला था वो आज ही डिसाइड हो जाता है। 3 तारीख को फाइल हुआ, 3 ही तारीख को डिसाइड हो गया। एग्जाम्पल है ये, हालांकि कोर्ट में तारीख पे तारीख ही होता है, पर ये एग्जाम्पल है कि 3 तारीख को फाइल हुआ और 3 तारीखों की डिसाइड हो गया। और सेम केस 2 तारीख को भी फाइल हुआ था, सेम पार्टीज के बीच में, सेम टाइटल के बीच में, सेम टाइटल के लिए सेम सब्जेक्ट मैटर में, वो आज भी डील नहीं हुआ। तो हम किसको फॉर्मर सूट मानेंगे? 3 तारीख वाले को फॉर्मर सूट मानेंगे, 2 तारीख वाले को हम भूल जाएंगे। अब 2 तारीख वाले पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, ठीक है। जो पहले डिसाइड हुआ है वह फॉर्मर सूट है, जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ है वह फॉर्मर सूट नहीं है। अब है एक्सप्लेनेशन 2। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट shall be determined irrespective of any provision as to right of appeal from the decision of such court। अब देखिए, इसमें हम कोर्ट का कॉम्पिटेंसी को देखेंगे। हम क्या डिटरमाइन करेंगे? हम कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के कॉम्पिटेंसी को डिटरमाइन करेंगे, ना कि उसका अपील होगा कि नहीं होगा, ये सब हमको नहीं देखना है। अपील के बारे में हमको जाना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 3। The matter above referred to the must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted explicitly or impliedly by others।
इस ये तो हर एक केस का रूल है कि एक पार्टी जो है वो उस पर आरोप लगाएगा, दूसरा पार्टी डिनाइड करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं था। एक्सप्लेनेशन नंबर 4, any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been matter directly and substantially in issue in such suit। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसा मैटर जो आप फॉर्मर सूट में बोल सकते थे, वो रिलीफ आप अपने प्लेंट में दे सकते थे, ठीक है, या रिटर्न स्टेटमेंट में आप प्लेंट में दे सकते थे, आपको वह रिलीफ मिल सकता था, पर आपने तब या तो आप भूल गए या आप दिए नहीं, या जानबूझकर आपने नहीं वहाँ पर लिखा, जो भी आपने किया, लेकिन आप कर सकते थे। तो अब आप अगले केस में ये नहीं बोल सकते कि वो मैं भूल गया था इसलिए मैं अब यह केस फाइल कर रहा हूँ। यह भी एक, इस पर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि वह सा विषय जो आप उसमें दे सकते थे अपने फॉर्मर सूट में, पर आपने दिया नहीं, चाहे आप भूल गए, चाहे जो भी हो, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप दे सकते थे लेकिन आपने दिया नहीं, तो आप फर्दर भी वो आगे केस नहीं कर सकते कि यह मैटर मेरा दूसरा है, नहीं, क्योंकि सब्सटेंशियली डायरेक्टली वो उससे रिलेटेड है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 5, any relief claimed in the plaint which not expressly granted by the degree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused। अब कोई प्लेंट है, मतलब आपने कोई रिलीफ प्लेंट में लिखा है, उस पर बात नहीं किया है, उस डिग्री में वह चीज़ जो है वो ग्रांट नहीं किया गया है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि इसके बारे में यहाँ पर लिखा ही नहीं है। अगर नहीं लिखा है, साइलेंट है, तो आप समझ जाइए कि वह आपका जो प्लेंट था वो रिफ्यूज हो गया, ठीक है, नहीं माना कोई। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 6, where person litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in a common for themselves and other, all person interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating। इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बाकी भीड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे कोई पब्लिक में कोई पब्लिक राइट का मामला या प्राइवेट राइट का मामला है, लेकिन बहुत सारा आदमी मिलकर एक ही कॉमन केस करना चाह रहा है। तो एक व्यक्ति आगे बढ़ा और कहा कि मैं आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, आप लोग मेरे पीछे रहिए। तो ये अगर एक व्यक्ति जो सबसे आगे बढ़ा, जो रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो हार गया तो आप समझिए कि पीछे वाला जितना भी व्यक्ति था वो सब हार गया, या वो जीत गया तो समझिए सब जीत गया। अब ये नहीं है कि अगर ये हार गया तो जितना भी पार्टीज था उसके पीछे वो अलग अलग केस फाइल नहीं कर सकता, वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 7 और 8, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री एंड रेफरेंसेस इन दिस सेक्शन टू एनी सूट इशू और फॉर्मर सूट शैल बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस respectively to proceeding for the execution of the degree, question arising in such proceeding and a formal proceeding for the execution of the degree। इसमें कहा जा रहा है कि अब देखिए डिग्री आया तो एग्जीक्यूट भी होगा। अब एक व्यक्ति एग्जीक्यूट कराने के लिए जा रहा है वहाँ करने के लिए, अगर वह एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है तो आप दोबारा फिर वो नहीं बोल सकते कि ये एग्जीक्यूट हो, यानी कि दोबारा आप किसी भी डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। अगर एक बार उस पर जजमेंट आ चुका है तो आ चुका है, वहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से जानिए, एक डिग्री है जिसमें आपको 5 रुपये का डिग्री मिला कि यह जो डिफेंडेंट था वो आपको 5 रुपये देगा, ठीक है, वो आपको 5 रुपये नहीं दिया या दे दिया, जो भी हो। अब आप कोर्ट में गए, आप एग्जीक्यूट करवाने के लिए डिग्री का आप बोले कि यह व्यक्ति हमको पैसा नहीं दिया, तो अब डिफेंडेंट ने क्या किया, उसने आपको उसी वक्त पैसा दे दिया, या फिर वो यह साबित कर दिया कि हमने इसको पहले दे दिया था, दे दिया या जो भी हो, दोनों में से जो भी, लेकिन वो डिसाइड कर दिया, कोर्ट जजमेंट दे दिया कि ठीक है ये डिग्री एग्जीक्यूट हो गया। अब यदि एक बार डिग्री एग्जीक्यूट हो गया तो अब आप दोबारा से नहीं बोल सकते कि यह डिग्री को एग्जीक्यूट करवाइए या इस डिग्री को एग्जीक्यूट करवाइए, क्योंकि एग्जीक्यूट जो होता है ना, एग्जीक्यूट कराने का टाइम वो होता है 12 साल, ठीक है। तो अब 12 साल तक आप हर एक 2-2 साल पर या 5-5 साल पर आप जाएंगे, इतने बार थोड़ी डिग्री एग्जीक्यूट होगा आपका। एक ही बार डिग्री एग्जीक्यूट हुआ और फिर उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो गया। उसके बाद 8 है an issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in subsequent suit, notwithstanding that such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है, सिंपल सा बात है, कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट डिसाइड करना है यहाँ पर कि अगर कोर्ट कंपिटेंट था, ठीक है, जो डिसाइड किया था, और वो सब्सिक्वेंट मतलब जब आप आगे जा रही हैं दोबारा से फाइल करें तब वो कंपिटेंट है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है। जब वो डिसाइड किया आपका केस तब वो कंपिटेंट था, ठीक है, तो वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अगर कोर्ट कंपिटेंट नहीं था तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। आप फॉर एग्जांपल एक बात जानिए, यहाँ पर केस ऐसा हो सकता है
कि आज आप केस हार गए, उस जमीन का दाम 50,000 रुपया था, कल होकर वो जमीन का दाम 5 लाख हो गया। अब आप क्या कहेंगे, जो पिछले वाला कोर्ट था वो कम्पिटेंट ही नहीं था इसको देखने के लिए? नहीं, उस टाइम पे कम्पिटेंट था, मतलब उस टाइम पर कम्पिटेंट था, मतलब कि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। पर उस समय में भी वो इनकम्पिटेंट था, तब रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।